कर लेते हैं। भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे पहलवानों ने आज केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। सरकार के बुलावे पर बजरंग पूनिया और साक्षी मलिक केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से आज मिलने उनके घर पहुंचे। दोनों पक्षों के बीच बातचीत भी हुई है। हालांकि इसका ब्यौरा अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन इतना साफ है कि पहलवान अपनी मांग यानी ब्रजभूषण सिंह की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए हैं। कुछ ही दिन पहले यानी कि करीब 2 दिन पहले उन्होंने देश के गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात की थी। उसके बाद इन लोगों ने, तीनों ही पहलवानों ने, बजरंग पूनिया, साक्षी मलिक और विनेश फोगाट ने अपनी रेलवे की नौकरी ज्वाइन कर ली थी दोबारा गृह मंत्री के समझावे पे। लेकिन अब उन्होंने साफ किया था कि उनका आंदोलन जारी रहेगा। उसी कड़ी में आज यहां पर उन्होंने खेल मंत्री अनुराग ठाकुर से मुलाकात की है। रुक करेंगे महाराष्ट्र के अहमदनगर का, जहां पर अहमदनगर के बाद अब कोल्हापुर में औरंगजेब के नाम पर विवाद बढ़ गया है। पोस्टर और व्हाट्सएप पर विवादास्पद पोस्ट के विरोध में हिंदू संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया है। आरोप है कि औरंगजेब का विवादास्पद स्टेटस शेयर किया गया, जिस पर हिंदू संगठनों ने नाराजगी जताई और आपत्तिजनक पोस्ट साझा करने के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए कोल्हापुर बंद का आह्वान किया। इस दौरान हिंदू संगठनों से जुड़े सैकड़ों कार्यकर्ता सड़क पर उतरे और प्रदर्शन भी किया। हंगामा बढ़ने के बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर लाठीचार्ज किया। 4 जून को अहमदनगर में औरंगजेब के पोस्टर लहराने को लेकर भी विवाद हुआ था। इसके बाद पोस्टर लहराने के खिलाफ प्रदर्शन किए गए थे और व्हाट्सएप स्टेटस के बाद भी बवाल कटा था। वहीं कोल्हापुर में हुई हिंसा पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा है कि राज्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने में सभी लोगों के सहयोग की जरूरत है। राज्य में कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी सरकार की है। गृह विभाग और गृह मंत्री जी लगातार सभी अधिकारियों के साथ संपर्क में, मैं खुद पर्सनली अधिकारियों के साथ संपर्क में हूँ और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है, ऐसा आह्वान भी मैं करता हूँ। और राज्य में सभी लोग शांति से रहे, या राज्य में शांति रहे, अमन रहे, इसके लिए सभी लोगों ने सहयोग करने की आवश्यकता है। ऑनलाइन गेम के जरिए धर्मांतरण के रैकेट का भांडाफोड़ हुआ है। कैसे चल रहा है ये पूरा रैकेट और इसके पीछे किसकी साजिश है, आज आवाज अड्डा में इसी पर करने जा रहे हैं बड़ी चर्चा। शाम 7:57 पर जरूर जुड़िए हमारे साथ। खेल खेल में धर्मांतरण। सरकार ने कैबिनेट की बैठक में धान, दलहन समेत 14 फसलों की एमएसपी में बढ़ोतरी करने का फैसला किया है। एमएसपी में पिछले कई सालों में यह अब तक की सबसे ज्यादा बढ़ोतरी है। कैबिनेट की बैठक में सरकारी टेलीकॉम कंपनी बीएसएनएल को करीब 89,000 करोड़ रुपए के पैकेज को भी मंजूरी मिली है। लेकिन महंगाई को हमने जो सक्षम कंट्रोल में रखा है, उसके कारण किसानों की एक्चुअल आमदनी, किसानों की जेब में जो आमदनी जाती है, उसमें वृद्धि करने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियां, खासतौर पे बढ़ते हुए एमएसपी का अधिक से अधिक लाभ किसानों को मिला है। कम महंगाई में भी एमएसपी में इतनी बड़ी वृद्धि लोगों को, किसानों को जरूर लाभ देगी। कैबिनेट के बड़े फैसलों पर थोड़ी और जानकारी लेते हैं। हमारे साथ है हमारे सहयोगी लक्ष्मण रॉय। तो लक्ष्मण, एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर फैसला लिया गया है, किन फसलों में और कितनी बढ़ोतरी की गई है यहाँ? देखिए, दरअसल यहाँ पे कैबिनेट ने एमएसपी में बढ़ोतरी के साथ साथ 4 बड़े फैसले लिए हैं, लेकिन जाहिर तौर पे सबसे बड़ा फैसला एमएसपी में बढ़ोतरी को लेकर के। इसमें धान, दलहन समेत 14 खरीफ फसलों की एमएसपी बढ़ाई गई है और सबसे ज्यादा 10.8% एमएसपी मूंग की बढ़ाई गई है। इसमें 803 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई, जो बढ़ करके 8,558 रुपए प्रति क्विंटल हो जाएगी। धान में 143 रुपए, तुअर में 400 रुपए, उड़द में 350 रुपए और मूंगफली में 527 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। कॉटन का जो मीडियम स्टेपल है उसमें 540 रुपए, कॉटन के लॉन्ग स्टेपल में 640 रुपए प्रति बेल्स की एमएसपी बढ़ाई गई है। लेकिन जो दूसरा महत्वपूर्ण फैसला वो भी काफी अहम है। सरकारी कंपनी जो बीएसएनएल है, उसके लिए सरकार ने 89,047 करोड़ रुपए के पैकेज देने का फैसला लिया है। ये पैकेज के जरिए बीएसएनएल अपने 4G और 5G सेवाओं को देगा। तीसरा बड़ा फैसला लिया गया है हुडा सिटी सेंटर से गुड़गांव तक मेट्रो लाइन को लेकर के। इस पर
5,452 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। 28.5 किलोमीटर तक की लंबी इस मेट्रो लाइन में 27 मेट्रो स्टेशन होंगे और ये कह सकते हैं कि जो द्वारका एक्सप्रेसवे के आसपास के लोग हैं उनके लिए काफी बड़ी खबर है। कैबिनेट का एक चौथा फैसला है, कोयला और लिग्नाइट एक्सप्लोरेशन को बढ़ावा देने की जो स्कीम चल रही थी वो 2025-26 तक जारी रहेगी। इस पर सरकार 2,980 करोड़ रुपए खर्च करेगी। धन्यवाद लक्ष्मण। तो ये थे कैबिनेट के जो फैसले हैं उनका डिटेल। इधर एक तरफ देश में मानसून का इंतजार हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ तूफान बिपोरजॉय तटीय इलाकों में परेशानी का सबब बन रहा है। अगले 48 घंटे में चक्रवात का रूप ये धारण कर लेगा। इससे गुजरात के तटीय इलाकों में तेज बारिश और तूफान आंधी की चेतावनी जारी की गई है। ज्यादा जानकारी के लिए हम बात करेंगे अपने संवाददाता असीम मनचंदा से। तो असीम, बातें ये भी हो रही है कि ये जो बिपोरजॉय है ये मॉनसून को भी डिले करेगा और हो सकता है कि इसके कारण हम तटीय इलाकों में 1-2 दिन में बारिश देखें। इनफैक्ट मुंबई में भी आईएमडी ने बोला है कि 3-4 दिन बारिश हो सकती है। देखिए, देश बेसब्री से मानसून का इंतजार कर रहा है। औसतन 1 जून तक मानसून केरल पहुंच जाता है, लेकिन आज 7 जून हो चुकी है, अभी तक मानसून नहीं पहुंचा। हालांकि मौसम विभाग के मुताबिक मानसून के आने के लिए स्थितियां प्रतिकूल है और अगले 48 घंटे के अंदर मानसून केरल पहुंच सकता है, यानी 9 जून को मानसून केरल पहुंच जाएगा। लेकिन दूसरी तरफ एक बड़ी परेशानी चक्रवात बन सकता है। बिपोरजॉय अरब सागर के अंदर काफी तेजी से सक्रिय हो रहा है। इसके चलते मुंबई, गोवा और गुजरात के तटीय इलाकों में तेज हवाएं, आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। हालांकि गुजरात को लोगों को इस पर ज्यादा सचेत रहने की जरूरत है। वहां पर 120 किलोमीटर प्रति घंटे से लेकर के 160 किलोमीटर प्रति घंटा तेज रफ्तार से हवाएं चलेंगी। तटीय इलाकों पर इसका खासतौर पर असर देखने को मिलेगा। लेकिन गनीमत यह है कि ये जो चक्रवात है ये भारत के अंदर लैंड नहीं करेगा। इसकी लैंडिंग पाकिस्तान के अंदर हो सकती है, तो ज्यादा नुकसान ये नहीं पहुंचाएगा। लेकिन फिर भी जो गुजरात के तटीय इलाके हैं वहां पर लोगों को सावधान रहने की सलाह मौसम विभाग ने जारी की है। जी, बहुत शुक्रिया आसीम इस जानकारी के लिए। चलिए बात कर लेते हैं बाजार की। आज वीकली एक्सपायरी से पहले बाजार में एक तेजी देखी गई। आज निफ्टी 6 महीने के ऊपरी स्तरों पर बंद हुआ। सेंसेक्स 350 अंक तो निफ्टी 127 अंक चढ़ा। मिड कैप, एफएमसीजी, ऑटो इंडेक्स में भी आज रिकॉर्ड क्लोजिंग थी। रियल्टी मेटल, पीएसयू शेयरों में भी खरीदारी और एफएमसीजी, एनर्जी, आईटी शेयरों में भी हमने अच्छी बढ़त देखी। आजकल अक्सर YouTube चैनल के हैक होने की खबरें आ रही हैं और बड़े नामी गिरामी चैनल भी इसके शिकार हो रहे हैं। ऐसे में अगर आपका भी YouTube चैनल है तो आप अपने चैनल को कैसे हैकर से बचा सकते हैं, इस पर साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे से बात की है हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। और अगर आपका YouTube चैनल है और उसको आप बचाना चाहते हैं तो क्या करें, बात करने के लिए हमारे साथ साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट अमित दुबे। सर, किस तरह से आप ये देख रहे हैं अटैक्स जो YouTube चैनल्स पर हो रहे हैं? तरीका बड़ा आसान है। अक्सर लोगों को एक थ्रेटनिंग ईमेल आएगा या तो गूगल से ही आएगा कि आपका यूट्यूब पे कुछ कंटेंट वायलेशन हुआ है, कुछ ऐसा कंटेंट आपने डाला है जो कोई लॉ के विरुद्ध है और इस वजह से हम उसको ब्लॉक कर रहे हैं। तो आप उसका जस्टिफिकेशन दीजिए, एक लिंक है उस पर क्लिक कीजिए और जस्टिफाई कीजिए। अब लोग डर जाते हैं क्योंकि उनके इतने सारे फॉलोअर हैं, एकदम से बंद करने की धमकी आई है, वो उस पर क्लिक करेंगे और अपने लॉगिन पासवर्ड डालेंगे और वो कंप्रोमाइज हो जाएगा क्योंकि वो लॉगिन पासवर्ड, ओटीपी सब सामने वाले को जा रहे हैं। तो भले ही आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड भी हों, ओटीपी से भी लॉगिन होता है, तब भी आप हैक हो जाएंगे क्योंकि आपने खुद ही ओटीपी डाला होगा और सामने वाले को कंट्रोल दे दिया। तो और उसके बाद वो पासवर्ड बदल लेगा और लिंक नंबर भी बदल लेगा। तो इस वजह से पूरा कंप्रोमाइज हो जाता है। यदि आप 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड नहीं है तो और भी आसान है हैक करना। लेकिन जो लोगों के 2 फैक्टर ऑथेंटिकेटेड थे वो भी अब हैक हो रहे हैं। कैसे आप सचेत रख सकते हैं आपको, किस तरह से आप अपना अकाउंट सुरक्षित रख सकते हैं, खासतौर पे कि 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन तो एक चीज है, लेकिन और कौन कौन से उपाय हैं? देखिए, 2 फैक्टर के अलावा मल्टी फैक्टर भी होता है। 2 फैक्टर तो है कि आप सिर्फ ओटीपी बेस्ड लॉगिन एक्सेस दे रहे हैं, पर इसके अलावा मल्टी फैक्टर कर लेंगे तो मोबाइल से जब तक आप परमिशन नहीं देंगे, भले ओटीपी भी है तब भी आप उसको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। तीसरा, उसके सिक्योरिटी प्रोविजंस को और भी टाइट कर सकते हो क्योंकि वो ज्यूरिडिक्शन भी सेट कर सकते हो कि जैसे कि मेरा ऑपरेशन जो नॉर्मली मैं जो लॉगिन करता हूँ सिर्फ दिल्ली से करता हूँ या नोएडा से करता हूँ, तो हम ये भी रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं कि इसके बियॉन्ड वो लॉगिन ना कर पाए। उसके अलावा आप जो लिंक्ड ईमेल आईडीज हैं वो रखिए जरूर रिकवरी के लिए अपने पास। सेटिंग्स की प्राइवेसी में जाकर कुछ चीजों की एक्सेस कंट्रोल रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए ताकि जो फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन के थ्रू भी लोग ट्राई करें तो वो उसको कंट्रोल ना कर पाए। तो ये कुछ चीजें हैं जो आप सेटिंग्स में जाकर कर लें कि इजी फॉरगेट पासवर्ड ऑप्शन ना हो कि आपका कोई पेट का नाम है या आपका डेट ऑफ बर्थ है या मदर का नाम है, फादर का नाम है, उस तरीके से कोई फॉरगेट पासवर्ड रिकवरी ना कर पाए।
तो हैकर्स के जाल में कैसे फंस रहे हैं यूट्यूबर्स और इससे बचने के लिए क्या करेंगे आप उपाय, आज कंज्यूमर अड्डा में इसी पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। शाम 5:57 पर हैकर्स का जाल, यूट्यूबर्स बेहाल। मारुति जिम्नी की चर्चा जोरों पर है और आज कंपनी ने इसकी कीमत का ऐलान भी कर दिया। जिम्नी की कीमत शुरू हो रही है 12,74,000 रुपए से और इसकी कीमत के साथ जिम्नी महिंद्रा की थार को टक्कर दे पाएगी या नहीं, चलिए बात करते हैं अपने सहयोगी दीपाली राणा से। दीपाली, जिम्नी की कीमत आ चुकी है, इस प्राइस टैग के साथ ये ग्राहकों को कितना लुभा पाएगी और वो भी तब जब सीधा मुकाबला महिंद्रा की थार से है? प्राइसिंग अग्रेसिव है। एक्सपेक्टेशंस थी कि 10 से 11 लाख के बीच में प्राइस स्टार्ट हो सकता है, लेकिन अगर हम कंपटीशन से कंपेयर करें तो एक वाइबल प्राइसिंग भी इसको कह सकते हैं, क्योंकि जिम्नी आपको 2 ट्रिम्स में मिलती है, जीटा और अल्फा, और जो तमाम वेरिएंट्स हैं जिम्नी के वो सभी 4x4 में आते हैं। इसीलिए जो इसकी प्राइसिंग है वो 12,74,000 से शुरू हो रही है, क्योंकि जो इसका सीधा कंपटीशन है वो थार से है। और थार में ऑल्दो आपको पावर ट्रेन चॉइसेस तो काफी सारी मिलती हैं, फिर चाहे वो 1500 सीसी डीजल हो, 2200 सीसी डीजल हो या फिर 2000 सीसी पेट्रोल हो, लेकिन वहां पर कीमत आपको 4x4 वेरिएंट के लिए ज्यादा चुकानी होगी। थार में आपको 4 व्हील ड्राइव के साथ साथ रेयर व्हील ड्राइव और 4x2 का ऑप्शन में मिलता है। तो अगर आप कंपेयर करेंगे जिम्नी वर्सेस थार को, तो जिम्नी में जो आपको 4x4 वेरिएंट है उसके लिए चुकाने होंगे 12,74,000 रुपए एटलीस्ट। लेकिन अगर आप थार में जाएंगे और पेट्रोल वेरिएंट में 4x4 ऑप्शन को चुनेंगे तो उसकी कीमत अग्रेसिव हो जाती है और उसकी कीमत लगभग 14.5 लाख रुपए है। तो एक तरीके से देखा जाए तो थार के मुकाबले 4x4 ऑप्शन के साथ जिम्नी 2 लाख रुपए सस्ती है। ऑल्दो थार का और अलग है, थार में आपको ज्यादा इंजन कैपेसिटी मिल रही है, इसमें 1500 सीसी पेट्रोल है, थार में आपको 2000 सीसी पेट्रोल मिलता है, तो यानी पावर आपको डेफिनेटली थार में ज्यादा मिलती है। लेकिन अगर जिम्नी की बात की जाए तो इंटरेस्टिंग ये है 30,000 बुकिंग्स से ज्यादा कंपनी इसकी रिसीव कर चुकी है। अभी डीलरशिप्स पर ये गाड़ियां पहुंची हैं और आज से इनकी डिलीवरीज शुरू हो जाएगी। और हमने डीलर से भी यहाँ पर बातचीत की और जानकारी ये मिली कि जो इसका टॉप एंड वेरिएंट है जो कि 15 लाख के आसपास का है, ऑन रोड 18 लाख के आसपास पड़ रहा है, उसकी बुकिंग सबसे ज्यादा अब तक हुई है। ऑल्दो स्पेस और फीचर्स के मामले में थार के सामने जिम्नी को एक अपर हैंड मिलता है, लेकिन अगर आप वेरियस पावर ट्रेन ऑप्शंस की बात करें, गियर बॉक्स चॉइसेस की बात करें या पावर की बात करें तो यहाँ पर थार बाजी मारती है। चलिए, तो ये है थार वर्सेस जिम्नी। देखना होगा दर्शक इस मुकाबले को या ग्राहक इस मुकाबले